दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। शहर की सरकार कार्यक्रम में आप लगातार देख रहे हैं घरौंडा शहर से चेयरमैन पद को लेकर के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 9 से एक युवा चुलबुला चेहरा JNU का छात्र है, उम्र 26 वर्ष है। और जब उसका आप नाम जानेंगे तो जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है। वार्ड नंबर 9 से वार्ड नंबर 9 की दुर्दशा को देख करके इन्होंने निर्णय लिया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। JNU के छात्र हैं। घरौंडा जैसे छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार का बच्चा, नाम है अमन, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके बाद JNU, लेकिन अपने वार्ड की दुर्दशा रास नहीं आई, राजनीति में कदम रख रहा है। इनका मानना है कि बिना राजनीति में हिस्सेदारी किए वार्ड का भला नहीं हो सकता। तो सीधे चलते हैं अमन जोशी के पास। मैंने पहले कहा था जैसा नाम वैसा काम, नाम है अमन। अमन का मतलब आप समझते होंगे। साथ के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि 26 वर्षीय यह युवा JNU का छात्र और घरौंडा की राजनीति में पहला कदम। सीधे चलते हैं अमन जोशी के पास। अमन जी, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा 9 PM का और 9 PM की पूरी टीम का, जो बेबाकी से घरौंडा शहर के मुद्दे को उठाती आई है। और हम आशा करेंगे इसी बेबाकी के साथ आप आगे भी घरौंडा शहर के मुद्दे उठाते रहें। तो अमन जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा हासिल करते करते राजनीति में आ रहे हो? जैसा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई है, घरौंडा शहर से आदर्श स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद जब मैं करनाल जाने लगा अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ का माहौल किस तरीके से है। थोड़ा एलीट क्लास स्कूल था, तो वहाँ देखा कि मैं अपने आप को किस तरीके से उनके बीच में स्टेबल कर पाऊँगा। तो फिर उसके बाद जिस तरीके से मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, तो वहाँ भी अलग अलग तबकों से, ग्राम के, देहात के, शहर के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटीज़ के स्टूडेंट आने लगे। किसी का स्टैंडर्ड कुछ है, तो स्टैंडर्ड में भी अलग अलग बदलाव देखने को मिला कि गांव के लोगों का अलग स्टैंडर्ड है, देहात उनका अलग है। तो परंतु कहीं ना कहीं जब हम एक माहौल में रहते हैं, तो उस माहौल के साथ साथ अपने आप को बदलाव करते हैं, बदलते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा क्षेत्र होता है, विचारों का केंद्र बोला जाता है यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को विचारों का केंद्र बोला जाता है। तो उस माहौल में लोग अपने आप को ढालते हैं और अपने आप को, अपनी जो स्टैंडर्ड है, अपने आप को एक ऊपर ले जाने का काम करते हैं। और अपना जो वैचारिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, अपने वेशभूषा के साथ साथ उसको भी बदलने का वहाँ पर काम किया जाता है। तो इसी तरीके से जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, तो मेहनत करी, तो विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। इतने बड़े भारत का प्रशिक्षित संस्थान है, वहाँ पर एडमिशन हुआ। तो मेरे लिए खुशी का पल था कि चलो एडमिशन हुआ है। तो मेरे जैसे सगे संबंधी, भाई, मित्र मुझे बोलते कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राजनीति का गढ़ है। चलो स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी करते थे, छोटे स्तर पर भी की थी। तो परंतु जब इतने बड़े प्रशिक्षित संस्थान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने का जब मौका मिलता है, तो अपने आप को एक साबित करने का भी मौका था। तो उस दौरान जो हमारा स्टूडेंट विंग थी, तो स्टूडेंट विंग ने हमारे वहाँ पर प्रेसिडेंट भी दिया। और जो चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार में मेरी अलग से ड्यूटी भी लगाई गई, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी वहाँ बहुत कम आते हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्र का विद्यार्थी मैं था। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ जो कम्युनिकेट, जो बोलचाल करनी थी, वो उसका कोऑर्डिनेशन मैंने किया। तो वो भी एक देखने का अपने आप में एक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु कहीं अनुभव भी हासिल हुआ। तो अनुभव मिला, और उस अनुभव से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि किस तरीके से राजनीति है और क्या किया जाए। तो उसको देखते हुए जब मैं वहाँ के माहौल को देख करके अपने शहर में आता था, तो फिर वहाँ का वैचारिक स्तर अलग, क्योंकि वहाँ PhD करवाई जाती है। पूरे भारतवर्ष से सबसे ज़्यादा PhD वहाँ से करवाई जाती है। तो एक शोध का केंद्र है, वहाँ की शोध होती है, नए नए विषयों पर वहाँ शोध की जाती है। तो वहाँ आकर के जब मैं अपने यहाँ का स्तर देखता था, तो मन में एक टीस उठती थी। इस टीस को देखते हुए कि जो एक मेरे मन में टीस थी कि भाई यहाँ का स्तर भी कुछ ऐसा हो, वैचारिक सभाएं यहाँ पर हो, क्योंकि वहाँ रातों रात लग जाती थी। वहाँ जब एक बार हम बैठ जाते थे, वहाँ ढाबे हैं, रात को 3 बजे तक ढाबे खुलते हैं, और एक बार हम अगर
खाना खाने के बाद वहाँ बैठ गए तो सुबह 3-4 बजे तक वहाँ बैठे रहेंगे और कम से कम 3-4-5-6 कप तो वहाँ चाय के पीते पीते चाय की चुस्कियों के साथ वहाँ चर्चाएं चलेगी। पर हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी माहौल नहीं है। जब मैं रेलवे रोड से अपने वार्ड में एंटर करता हूँ या मैं तकिया मार्केट से वार्ड में या फिर इधर से भीषम वाली रास्ते से अपने वार्ड में एंटर करता हूँ तो अपने मेरे वार्ड का माहौल पूरे घरौंडा में सबसे अलग है। तो ये माहौल को देखते हुए कि इस माहौल को मुझे ठीक करना है। क्या चेंजिंग लगा आपको शहर में माहौल में और आपके वार्ड में क्या चेंजिंग लगी? जब हम मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ की चकाचौंध देखो, आप वहाँ की चकाचौंध देखो। उस चकाचौंध में आपको बहुत कुछ दिखेगा, जिस तरीके की साफ़ सफाई की व्यवस्था उस चकाचौंध में, जिस तरीके का वहाँ एक तरीके से लाइट पड़ती है। वो हम जब छोटे थे तो बुक्स में पढ़ते थे बाजार दर्शन, एक पाठ हुआ था बाजार दर्शन की बाजार अपने आप में सामने वाले को मोहित करता है, अपने आप सामने वाले को सम्मोहित करता, अपनी ओर खींचता है। परंतु मेरे वार्ड से लोग दूर क्यों जा रहे हैं, ये भी देखने का है कि वार्ड के जो प्रतिनिधि है जो चुन करके भेजे पिछले बार, तो उनकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया या वो सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पजामों तक सीमित रह गए, या उन्होंने स्वयं का विकास किया, अपने आप का विकास किया वार्ड के विकास को छोड़ करके। ये भी एक बड़ा मुद्दा है देखने का और जनता जानती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कहती है। जब जनता को एक साइन करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, दूसरे वार्ड के एमसी के पास जाना पड़ता है, तो ये एक देखने की चीज़ है। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है और जनता उस चकाचौंध को जो पिछले जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने इस तरीके का जनता का वोटों का दुरुपयोग किया, जनता के अधिकारों का हनन किया, तो जनता अब उनको जवाब देगी और जनता इन्हें समाज का असली आईना दिखाएगी कि जो चुनाव से पहले जिनके पास जो इसी तरीके से घूमते थे, आज कहीं ना कहीं उनके कुर्ते पजामों की क्रीज नहीं टूटती, घूमने का आजकल वो काम कर रहे हैं। और जो एक गुलदस्ता गैंग बना रखी है, वार्ड के मुद्दों को छोड़ करके गुलदस्ते देने का जो काम कर रहे हैं, किसी अफसर की जाकर के जी हजूरी कर रहे हैं, अगर वो उसी गुलदस्ता देने की बजाय अपने अधिकारों के लिए लड़े, वार्ड की जनता के लिए लड़े, इस वार्ड के अंतिम व्यक्ति बन करके लड़े, तो कहीं ना कहीं इस वार्ड का विकास हो और वार्ड के विकास के साथ साथ शहर की जनता भी उनका आदर मान सम्मान करे, ना कि उनको इस तरीके से एक निम्न सदर के नेता की जो उनके पीछे से बात आजकल चल रही है वो बात नहीं चले। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोगों से, अगर आप मुझे प्रतिनिधित्व का मौका देंगे मेरे वार्ड में, अगर आप मुझे चुन करके भेजेंगे, तो मैं जो पिछले प्रतिनिधियों ने, जो पिछले नेताओं ने आपके साथ जो दगाबाजी करी है, धोखेबाजी करी है, मैं उन सभी गलतियों को ठीक करते हुए, उनकी गलतियों को ना दोहराते हुए आप सभी लोगों के लिए बेवाकी से, बेखौफ, इसी प्रकार से जोश भरे तरीके से आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा और भूतकाल में भी इसी तरीके की बातों को उठाता आया हूँ। तो ये अनुभव है, घरौंडा से निकल के करनाल से निकल के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद दिल्ली GNU, दुनिया भर के विद्यार्थियों के बीच में रह कर के अमन ने हासिल किया है अनुभव। और उस अनुभव के आधार पर जब वो अपने वार्ड की, अपने शहर की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने वार्ड को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये इनका दर्द है। और जब वार्ड की राजनीति को देखते हैं, कोई काम नहीं हुआ, गलियां जैसे थी वैसी हैं, लाइटें नहीं हैं, मतलब शब्द ये है अमन का कि मतदाताओं की मत का जो है वो दुरुपयोग किया गया। मेरा सवाल है अमन से कि अमन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी ये चुनाव से पहले का जोश है और फिर आप भी कुर्ते पजामे में ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं, देखिएगा, कुर्ते पजामों से कोई नेता नहीं बनता। नेता क्या होता है? नेता एक विचार होता है, और जब एक विचार हो जाए वो नेता नहीं रहता, वो बेटा बन जाता है जी, भाई बन जाता है जी। वो लोगों के साथ इस तरीके की बातचीत करता है कि वो उनके एक परिवार का सदस्य है। एक पारिवारिक माहौल हो, एक पारिवारिक, अपने आप में नेता नहीं, अपने आप में एक पारिवारिक सदस्य बन करके जब वार्ड के लोगों की इस तरीके से मदद की जाए और वार्ड के साथ साथ शहर के लोगों के भी मुद्दों को उठाने का काम किया जाए जी, तो ये एक अच्छा अपने आप को लीडर स्थापित करने के लिए एक मौका होता है। और मैं चाहता हूं कि इस मौके को ना गवा करके
अगर शहर की जनता और वार्ड की जनता खासकर मुझे मौका देती है तो मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं और इस मौके को भुनाने का काम करूंगा। और इस मौके को भुनाने के साथ साथ अब जो मैंने ये अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने का भी है, अभी मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का थोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिक्स का, जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स का थोड़ा एक्सपीरियंस है। जो एक आम पॉलिटिक्स का, जो लोगों की पॉलिटिक्स है, लोगों की समस्याओं की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का मेरा अनुभव बढ़ेगा और इस अनुभव के आधार पर मैं थोड़ा और ज़्यादा इस पॉलिटिक्स से थोड़ा और ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने का प्रयत्न करूँगा और भरसक प्रयास करूँगा। जी, तो ये अमन के विचार हैं। एक बात और जान लेते हैं, अमन जी, आपको अपने वार्ड में फ़िलहाल क्या क्या कमियां दिखाई दे रही हैं? देखिएगा, कमियों की बात करी जाए तो गिनवाते क्या फिर भी मोटा मोटी कितना समय चला जाए, मोटा मोटी कमियां, मोटी मोटी जो अच्छा ये आपको लगता है कि कम से कम इन कमियों को तो दूर होना चाहिए था। देखिएगा, मेरा वार्ड शहर का दिल है, शहर के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। जिस तरीके से अगर एक तरीके से देखा जाए तो शहर की राजधानी भी कह सकते हैं। और नगर पालिका ने मेरे वार्ड को सम्मानित किया कि स्वच्छता में नंबर 1 है। परंतु कहीं ना कहीं हम देखते, जब सेंट्रल बैंक की तरफ से आते हैं तो वहाँ कॉर्नर पे ही अगर सैन द्वार के पास कूड़े का इतना बड़ा ढेर खड़ा हो जाता है, तो ना तो वो कूड़े के ढेर उठाए जाते। और फिर देखा जाए कि शहर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां नई बनी बनाई गलियों को तोड़ करके नई गलियां उन्हीं पे बनाई जा रही है। पर मेरे वार्ड की गलियां ऐसी है जो पिछले 7-8 सालों में नहीं बनी है। कम से कम उन गलियों की तरफ नगर पालिका को भी और वार्ड के पार्षद को भी ध्यान देना चाहिए था। आवाज़ ही नहीं उठाई गई, ये आवाज़ नहीं उठाई गई। इसी तरीके सीवरेज की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, मैं पिछले कई सालों से सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, गली की समस्या सोशल मीडिया के माध्यम से, डिपार्टमेंट में पत्रों के माध्यम से, आप देख सकते हो, आप लोगों के साथ से ही उठाता आया हूं। मैंने अकेले कोई काम नहीं किया, वार्ड की जनता को साथ में लेकर के काम किया है। अकेले अपनी राजनीति नहीं चमकाई कि मैं कहीं गुलदस्ता लेकर के गया हूं। आंदोलन किया, विभाग के खिलाफ आवाज उठाई, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ मैंने किया हो। लोगों की जनता को साथ करके, एक जब हम भारतीय संविधान कहता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों को हालात को ठीक करने के लिए मैंने आवाज़ को उठाया है और इस आवाज़ को उठाता रहूँगा। जी, तो मेरा आपसे अंतिम सवाल है। दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि 26 वर्षीय युवा अमन की शान में JNU का छात्र है, अधिकारी भी बन सकता है, मतलब सरकारी जॉब हासिल कर सकता है अपनी काबिलियत के दम पर। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि वार्ड वासियों के दुखों को दूर करना है तो राजनीति में जाना होगा। यानी अपना कैरियर और अपने वार्ड का कैरियर, अपने आस पड़ोस का कैरियर, अब अमन ने राजनीति को बना लिया है कि बिना राजनीति में हिस्सेदारी लिए वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिएगा, चुनावी मुद्दा मेरा सबसे विशेष ये है कि जिस तरीके से अगर सर्वे करवाया जाए, मैं कल परसों देख रहा था सेंसेक्स पे, तो उन तरीक़ों को जब मैंने देखा कि मजदूरी कितने मज़दूर है पूरे घरोंडा में 35,000 अगर लोगों की पॉपुलेशन है, मजदूरी कितनी है, लोग लेबर का काम कितना करते हैं, तो देखा जाए कहीं ना कहीं लोग अवेयर नहीं है मेरे वार्ड के। तो उनकी अवेयरनेस के ऊपर हम काम करेंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। अभी भी मेरे वार्ड में हमने शिक्षा के ऊपर काम किया है। 30 युवा है जो महाविद्यालयों में, जो कॉलेजेस में जाते हैं, एजुकेशन के स्तर को हमने ठीक किया है। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ी थी, 1-2 साल का गैप किया, उन विद्यार्थियों को हमने दोबारा एडमिशन करवाए हैं। इवन टू इवन सरकारी स्कूल में जो लोग नहीं दे सकते, सरकारी स्कूल में वार्ड का एक विद्यार्थियों का संघ बना करके सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने का काम किया है, सरकारी स्कूल के अध्यापकों के साथ कोऑर्डिनेट करके। और मतलब कि एक रोजगार की बात है कि रोजगार अगर मेरे सर्कल में, अगर मेरे जानकारों में किसी ने कोई अपना काम किया है, तो वहाँ मेरी सबसे पहले ये पहल रहेगी कि मेरे वार्ड में जो लोग स्किल नहीं है, कि उनके लिए कुछ इस तरीके का काम हो कि वो अपने हाथ की दस्तकारी सीख पाए, और उस तरीके का शिक्षा का काम है। और जिस तरीके से मैं स्वास्थ्य का मुद्दा उठाता आया हूँ
तो वार्ड के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा कि घरोंडा के जो CHC है उसमें सर्जन की व्यवस्था हो और साथ ही साथ उसमें एक्सरे हो, CT स्कैन हो और ECG के रोल, ECG मशीन तो है पर ECG का रोल नहीं है, ECG का रोल हो। वार्ड के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों को करनाल ना जाना पड़े, शहर में सुविधाएं मिले इनको। और जैसे कि आपने बात बोली कि युवा है नौकरी की तरफ जा सकता था, देखिएगा पढ़ा लिखा युवा हूँ, अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो आपने बिना पढ़े लिखे को बना करके देख लिया है, अब की बार पढ़े लिखे को मौका दें। और ऐसा ही नहीं, अब भी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होते हुए मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, लॉ का एंट्रेंस दूंगा और लॉ का विद्यार्थी बनूंगा। साथ ही साथ आप सभी के बीच में कानून को लेकर के भी आप सभी को जागरूक करूंगा और आप सभी लोगों को कानून बताऊंगा कि आपको नेताओं की जरूरत ना पड़े, आपको अपनी जरूरत पड़े, अपने दम पर आप किसी भी विभाग से अपने मुद्दे उठा सके और किसी भी विभाग की अधिकारी की भ्रष्टाचारी को भी आप खत्म कर सके और शहर में अपने आप को स्थापित करने का काम कर सके। जी, तो देखा दर्शकों आपने, लड़ाई लंबी है, केवल इनके शब्दों से आप समझ सकते हैं। अमन के शब्दों को यदि आप गहराई में जाएं और इस वार्ता को ध्यान से सुनें तो सिर्फ पार्षद बनना अमन जोशी का मतलब नहीं है। ये चाहते हैं अपने शहर के लिए कुछ करना, कुछ अलग से करना, कुछ अनूठा करना। पढ़े लिखे होने की पहचान यही है। पढ़ाई लिखाई का असल मकसद भी यही होना चाहिए कि वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर परिवर्तन लाए। उसी परिवर्तन को लाने के लिए घरोंडा शहर में अमन ने ठोक दी है दावेदारी वार्ड नंबर 9 से। और चुनावी मुद्दा एक वार्ड का ना होकर के पूरे शहर का जिस तरह से इन्होंने बताया और भविष्य में इनकी योजना क्या है, मास्टर प्लान क्या है, मतलब सिर्फ पार्षद बनना इनका मकसद नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए। और हाँ, अमन के विचारों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।